आज हम कर रहे हैं ये 10th क्लास सैम्पल पेपर करवा रहे हैं। आज ये स्टार्ट करेंगे। तुम सैम्पल पेपर करना। अम्म, एक मिनट। हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 10th क्लास का सैम्पल पेपर। अब डेली यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चंस करा करेंगे हम, और आप उसको घर पे रिवीजन करेंगे। ठीक है, अच्छे से समझना है। तो हम ये फाइल शेयर कर देते हैं अभी। एक मिनट। ये आ गया है हमारा सैम्पल पेपर मैथ्स का। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला है कि इफ द गिवन फिगर शोज द ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल। ये ग्राफ दिया हुआ है, y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ दिया हुआ है ये। ठीक है। तो मुझे बताइए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या होता है। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है। ठीक है। तो मुझे बताना है कि अगर ये ग्राफ इस पोलिनोमियल का है तो क्या होगा। तो ए लेस देन जीरो होगा, कि बी स्क्वायर जो है वो लेस देन फोर ए सी होगा, या सी बराबर जीरो होगा, या ए और बी जो है वो सेम साइन के होंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर जो है हमारा वो ए नंबर ऑप्शन होगा। जो ए होगा वो लेस देन जीरो होगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो ग्राफ बन रहा है ये पैराबोला ग्राफ बन रहा है। ठीक है। तो पैराबोला जो ग्राफ होता है, अगर वो नीचे की तरफ खुला हुआ होता है, तो एक जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है इसमें ए एक्स स्क्वायर में, वो क्या होता है, उसका साइन नेगेटिव होता है अगर वो नीचे की तरफ खुला हुआ होता है। ठीक है। जैसे इसमें देखो, ये जो है नीचे की तरफ इसका मुंह ओपन है ना, पैराबोला का। ये ये ऐसे की तरफ। अगर ये इसका ग्राफ ऊपर की तरफ होता तो ए का साइन क्या होता, पॉजिटिव होता। लेकिन ये ग्राफ नीचे की तरफ है, तो इसका साइन क्या होगा, ये एज अ नेगेटिव साइन शो होगा। और इसलिए यहाँ पे ऑप्शन में क्या आ जाएगा, ए इज लेस देन जीरो। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इसने बोला है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होते हैं स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है। तो किसी भी प्राइम नंबर का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे। तो जैसे मैंने किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर किया, जैसे मैंने टू एक प्राइम नंबर है मेरे पास, तो मैं टू का स्क्वायर करूंगा अगर, तो टू के जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, टू टू का स्क्वायर करेंगे तो फोर आएंगे। तो इसके फैक्टर क्या क्या बन जाएंगे, वन बन जाएगा, टू बन जाएगा, और फोर बन जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं फाइव लेता हूँ एक प्राइम नंबर, और मैं उसका स्क्वायर करूंगा तो 25 आएगा। तो इसके फैक्टर क्या क्या होंगे, एक होगा, पाँच होगा, और 25 होगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि जितने भी मेरे रेशनल नंबर हैं, अगर मैं उसका स्क्वायर करता हूँ और मैं उसका फैक्टर देखने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे तीन फैक्टर मिल रहे हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन टू का जो आंसर है वो क्या है, हमारा क्वेश्चन टू का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन टू का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है, थ्री। तो किसी भी प्राइम नंबर के स्क्वायर के फैक्टर निकालेंगे तो तीन आएंगे वो। अब हमें निकालना है, क्वेश्चन नंबर थ्री करना है। तो इसमें बोला है कि ये एक लीनियर लीनियर इक्वेशन दी हुई है। हाँ ठीक है। और हमें एक नीचे दूसरी इक्वेशन दी हुई है, और बोला है कि इसके नो सॉल्यूशन है, मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं है इसका। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, के की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालते हैं ऐसे क्वेश्चन में के की वैल्यू। और ये ध्यान रखना, ये एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी नो सॉल्यूशन होंगे, तो वहाँ पे ए वन डिवाइड बाई ए टू इज इक्वल टू बराबर होगा बी वन बाय बी टू के। तो यहाँ पे ए वन क्या है, मेरा ए वन जो है एक्स का कोफिशियंट है, यानी k+1 डिवाइड बाय 3। इस तरीके से लिखना है इसको। ठीक है। मतलब इसको, ऊपर वाली इक्वेशन तो बनी हुई है एग्जैक्ट फॉर्म में, लेकिन जो नीचे वाली इक्वेशन है उसको पहले सिंपलर जो फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन की, उस फॉर्म में नोट डाउन कर लेंगे। ये क्या बनेगी फॉर्म इसकी, 3x-4y बराबर में, या यानी -8, ये फॉर्म आएगी। ठीक है। 3x-4y-8, ये हमारी लीनियर इक्वेशन की फॉर्म आ जाएगी। अब यहाँ पे ए वन तो मेरा k+1 है, वो ऊपर लिखना है, और ए टू क्या है, थ्री है, तो k+1 डिवाइड बाय थ्री लिखना है। ठीक है। अब बराबर में क्या लिखना है, बी वन बाई बी टू। तो बी वन क्या होता है, बी क्या होता है, वाई का कोफिशिएंट होता है। तो बी वन क्या है, यहाँ पे बी वन जो मेरा है वो है टू ब्रैकेट में वन माइनस के, जो वाई का कोफिशिएंट है। और इसी तरीके से नीचे जो बी टू है वो क्या है मेरा, वो है मेरा -4। और साइन साथ में लेके चलने हैं, प्लस माइनस जो साइन होगा वो साथ में लिख के चलना है। तो इसको लिख लेना है इस तरीके से,
क्या कहते हैं, k+1 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 1 - k डिवाइड बाय -4। बस इसको सोल्व कर लेना, यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आया समझ में? हम्म। तो बस ये प्रॉपर्टी ध्यान रखनी होती है कि जब भी नो सॉल्यूशन होता है, वहां पे A1/A2 बराबर रखना है हमें B1/B2 के। ठीक है। तो ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 करना है अब हमें। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि इसकी जो एपी दी हुई है मुझे, इसमें मुझे क्या करना है, 6 टर्म निकालनी है। तो ये √27 √75, पहले तो रूट की संख्या दी हुई है ना, पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं हम। ठीक है। तो अगर तुम √27 है, 27 के फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, 3 3 9 और 9 3 27। तो तीन तीन आ रहे हैं रूट के अंदर, तो रूट के अंदर एक ही तीन रह जाएगा, दो तीन का एक तीन बाहर आ जाएगा, तो ये 3√3 बन जाएगा। इसी तरीके से जो हमारा इसी तरीके से जो हमारा क्या कहते हैं, √75 है, वो कैसे करेंगे। √75 क्या होता है, 5 5 जा 25, और 25 3 जा 75, तो यानी तीन फाइव आ रहे हैं अंदर, तो दो फाइव का एक फाइव बाहर निकल जाएगा और एक फाइव अंदर रह जाएगा, तो ये बन जाएगा 5√5। और इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, √147 के फैक्टर कर लेंगे। तो इसके फैक्टर बनेंगे 7√3। 7 7 जा 49, और 49 3 जा होता है 147। ठीक है। ऐसा हम क्यों करें, ताकि मुझे आसानी से दिख जाए कि सिक्स टर्म क्या है। मुझे पता है सिक्स टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A6 कैसे निकालते हैं, A+में 5D होता है मेरा A6। ठीक है। तो A+में 5D मुझे निकालना है, तो A की वैल्यू तो मुझे दी हुई है 3+3√3, ये मेरा A है। इसमें ऐड कर देंगे क्या, 5D, तो D कैसे निकालेंगे, A1 A2 में A1 माइनस करेंगे तो। हाँ, तो इसमें मुझे D निकालना है, तो D कैसे आएगा बताओ। तो डी निकालेंगे A2 - A1 करके, और फिर जब मेरा डी निकल जाएगा उसको यहाँ पे पुट कर देंगे, और इस तरीके से मेरा A6 निकल जाएगा। ठीक है। तो मेरा A6 निकल जाएगा A+5D से। हाँ, इसकी मैं एक बार दोबारा से एक क्वेश्चन लिखता हूँ ताकि आपको अच्छे से ध्यान रहे। ये तो बनेगा 3√3 पहले वाली टर्म। दूसरी वाली टर्म बनेगी 5 5 जा 25, और 25 3 जा 75, ये बनेगा। और मेरा ये बनेगा 7 7 जा 49, मतलब ये आ रहा है। तो यहाँ से मेरा डी क्या आ रहा है, 5 - 3 करेंगे तो डी मेरा आ जाएगा 2√3। ठीक है। तो 3+√3 यानी ए प्लस क्या करना था, 5D करना था। तो 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस डी से, और ऐसे करके मेरी जो वैल्यू निकल जाएगी, वो निकल जाएगी किसकी, A6 की। A+5D निकालना है मुझे यहाँ पे। 3√3 प्लस में 5 × 2√3, यानी 3√3 प्लस में 10√3, क्या आ जाएगा आंसर मेरा, 3√3 प्लस में 10√3, तो मेरा 13√3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। लेकिन मुझे ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो रूट में पूरे दिए हुए हैं, तो 13 रूट से बाहर है, तो दो बार मल्टीप्लाई करेंगे उसको, 13 13 जा 169, और 169 को फिर क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 9 जा 27। तो इसका ऑप्शन जो आएगा, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, डी आंसर है इसका, √507। आई समझ में। तो 4 क्वेश्चन तक हमारे हो चुके हैं। तो इस 4 का आंसर क्या बताया मैंने, 4 का जो आंसर है वो है मेरा रूट में 507। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, PQ और PR मुझे टेंजेंट्स दी हुई हैं सर्कल की, दो क्या है, ये टेंजेंट्स हैं। ठीक है। तो मुझे पता है कि जब भी कोई एक्सटर्नल एक्सटर्नल पॉइंट से हम कोई भी टेंजेंट बनाते हैं, तो वो क्या होती है, बराबर होती है। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि PQ जो है वो बराबर है किसके, PR के। तो अगर PQ मुझे 7 दिया हुआ है, तो PR भी क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है। अब हमने वो क्या कहते हैं, हमने वो थ्योरम पढ़ रखी है कि अगर आमने सामने वाले दोनों साइड बराबर हैं, तो इनके आमने सामने वाले दोनों एंगल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर मैं इस ट्रायंगल में लगा लेता हूँ एंगल सम प्रॉपर्टी, इस ट्रायंगल के सारे एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो एक एंगल तो मेरा 60 डिग्री का है, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 120 होगा। इसका मतलब ये वाला एंगल भी 60 आ जाएगा, और ये वाला एंगल भी 60 आ जाएगा। अब मुझे पता है कि किस ट्रायंगल में सारे एंगल जो होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं, वो होता है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल।
तो अगर इक्विलेटर इक्विलेटर ट्रायंगल में हमें पता है कि सारे एंगल अगर 60 डिग्री के होते हैं तो उसकी सारी साइड भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो अगर ये दो साइड सात सात है तो मुझे क्यू आर निकालना है, तो क्यू आर भी कितनी होगी, वो भी मेरी सात ही होगी। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, इसका आंसर भी आएगा हमारा 7 सेंटीमीटर। आए समझ में? तो यहाँ से मेरा जो क्यू आर है वो भी निकल जाएगा कितना, 7 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर है इसका। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या देखा है कि रैना जो है वो 1.5 मीटर टोल है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे रैना को बना दिया, ये 1.5 मीटर टोल है। ठीक है, इसकी हाइट दे रखी है 1.5 मीटर। ठीक है, तो इसने बोला है कि इसकी ना शैडो बन रही है, शैडो जो है इसकी वो 1.8 मीटर लंबी है। तो शैडो कैसे बनेगी इसकी, ये शैडो होगी इसकी, ये शैडो बन गई इसकी इस तरीके से। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि उसी सेम टाइम पे एक पोल है और पोल की जो शैडो है वो 9 मीटर लंबी है। तो पोल की शैडो कहाँ बनेगी, यहाँ पे बनेगी 9 मीटर की। अब मुझे बोला है कि पोल की क्या निकालो, ऊंचाई निकालो। तो देखो जब भी ऐसे ट्रायंगल दिए होते हैं तो शैडो एक ही टाइम पे बात कर रहा है, तो शैडो जो है वो एक ही तरफ बनेगी। यानी अगर सुबह का टाइम होगा तो शैडो जो है वो पश्चिम में ही बनेगी। इसका मतलब ये है कि इनका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है इन दोनों का, बराबर है। तो अगर एंगल ऑफ एलिवेशन इन दोनों का बराबर है तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो वहां पे हम सिमिलरिटी की थ्योरम से इसमें जो टावर की हाइट है वो निकाल सकते हैं। हम कैसे करेंगे, देखो ऐसे, अ, ये इसको मैंने एक्स मान लिया, तो मुझे ये टावर की हाइट 9 दी हुई है और इसको मैंने एक्स माना हुआ है, तो इसके सिमिलर इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या है दूसरे ट्रायंगल की, 1.8 वाली इसके क्या है, 9 के कोरस्पॉन्डिंग 1.8 है, और एक्स के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, 1.5 है। तो बस मुझे इसको सोल्व करना है और यहाँ से मेरी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो इसका आंसर आएगा 15 डिवाइड बाई 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 7.5। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर है मेरा। ठीक है, आई समझ में? तो ये दो ट्रायंगल क्या हो गया, अगर सेम टाइम पे बोल रहे हैं ये, तो सेम टाइम पे जो परछाई बनेगी ट्रायंगलों की वो क्या बनेगी, एक ही डायरेक्शन में बनेगी। तो ये एंगल सेम होने की वजह से, एंगल ऑफ एलिवेशन के सेम होने की वजह से ये ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, आपस में सिमिलर हो जाएंगे। तो सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे तो कोरस्पोंडिंग साइड के रेशियो लेके हम इसको सोल्व कर देंगे। तो जो हाइट आई है मेरी टावर की वो कितनी आ जाएगी, 7.5 मीटर आ जाएगी। यानी इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन है वो बी आंसर बताया मैंने। आगे चलते हैं अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसने क्या बोला है, कार्ड्स दिए हैं, कार्ड्स है हमारे पास, उसमें 10 11 से 30 तक के नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो यानी टोटल कार्ड्स कितने हो गए, 10 से लेके 30 तक नंबर हैं, तो 11 से 30 तक तो 20 कार्ड हो गई और एक 10 वाला कार्ड, तो यानी टोटल कार्ड कितने हैं मेरे पास, 21 है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं हमारे पास, 21 है, 21 याद रखना है। तो 21 क्या है, ये टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हैं। अब इसने बोला है कि प्रोबेबिलिटी निकालो कार्ड की, कि जो कार्ड पे नंबर लिखे हुए हैं वो या तो 4 का मल्टीपल हो या फिर 5 का मल्टीपल हो। तो देख लो 4 के मल्टीपल कौन कौन से होते हैं, 12 है, 16 है, 20 है, 24 है, 28 है, ये हो गए 4 के। और 5 के कौन कौन से हो जाएंगे, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, ये हो जाएंगे मेरे 5 के। और 30 भी हो जाएगा इसमें। काउंट कर लो इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो जो 9 नंबर आए हैं मेरे पास ये, लेकिन इन 9 में 20 20 क्या है, कॉमन है, तो उसको एक ही बार काउंट करेंगे। तो ये मेरे आ जाएंगे 8 नंबर। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर जो आ जाएगा, 1 मिनट, 12, 16, 20, 24, 28। ठीक है, और 10 15 20, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ ठीक है। ये 22 बार हमने एक ही बार काउंट करना है, लेकिन एक बार काउंट करने के बाद भी 9 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, कि वो 4 और 5 का मल्टीपल हो, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इसकी 9/21 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, बी आंसर है मेरा। ठीक है, तो ऐसे करने हैं, जो टोटल नंबर आ रहे हैं कार्ड्स के वो नीचे लिख लेने हैं, और जो हमसे पूछा गया है उसको ऊपर रखना है। ऐसे निकालते हैं हम प्रोबेबिलिटी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला हुआ है,
कि एम जो है ना वो एक पॉइंट है वाई एक्सिस पे है। तो एम जो पॉइंट है वाई एक्सिस पे है, और ये एक्स एक्सिस से, फ्रॉम एक्स एक्सिस बोला हुआ है, यानी एक्स एक्सिस से 4 यूनिट की दूरी पर है। तो अगर मैं यहाँ पे पहले यहाँ पे मैं ये मैंने क्वाड्रेंट बना लिए। तो बोला है इसने कि एक्स एम जो पॉइंट है ना वो वाई एक्सिस पे है। तो वाई एक्सिस तो कहाँ पे होता है वाई एक्सिस? या तो ऊपर की बात कर रहा है या नीचे की बात कर रहा है, वो एम पॉइंट यहाँ पे कहीं पे है, ठीक है। और बोला है एक्स से जो है वो 4 4 सेंटीमीटर की दूरी पे है। और इसने आगे एक लाइन और ऐड करी है कि ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस के नीचे लाई करता है, ठीक है। तो अगर ये एक्स एक्सिस के नीचे लाई करेगा तो ऊपर तो नहीं होगा, ये नीचे ही होगा। और एक्स एक्सिस से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे है ये। तो यानी एक्स तो 0 है इस जगह पे, और वाई क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा मेरा -4, क्योंकि नीचे की बात कर रहे हैं। तो एम पॉइंट आ गया मेरा 0, -4, ठीक है। अब मुझे बोला हुआ है कि डिस्टेंस निकालो इस पॉइंट का क्यू पॉइंट से। तो एम का मुझे डिस्टेंस निकालना है। एम तो हो गया 0, -4, और क्यू पॉइंट हो गया 5, 1, ठीक है। अब मुझे इनका डिस्टेंस निकालना है। तो बस हम इसको डिस्टेंस फॉर्मूले से सोल्व कर देंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है? इसको एम एक्स मतलब क्यू पॉइंट से इसकी दूरी निकालनी है मुझे। क्यू पॉइंट से एम की दूरी निकालनी है। तो क्यू पॉइंट पहले रखेंगे और एम पॉइंट बाद में रखेंगे। फ्रॉम क्यू बोला है इसने, ठीक है। तो क्यू पॉइंट में 2 पॉइंट दिए हुए हैं, 5, 1। तो 5 को मानेंगे हम x1, और y को मानेंगे y1। इसी तरीके से एम के जो 2 पॉइंट है 0, -4, तो 0 को मान लेंगे x2, और -4 को मान लेंगे y2, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? यहाँ पे हम लगा देंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर, प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो बस इसको सोल्व करना है, यहाँ से मेरा रूट में आंसर आ जाएगा। एक मैं यहाँ लिखता हूँ, 1 मिनट। तो मैंने क्या बताया क्वाड्रेंट का फॉर्मूला, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बताया मैंने? तो जो मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला है वो है रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर, प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये पूरा रूट में है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगा के हम इसको सोल्व कर लेंगे। और x1 क्या है, x2 क्या है, y1 क्या है, y2 क्या है, वो मैंने आपको बता ही दिया। तो ऐसा करके जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा रूट में 50। ठीक है। आई समझ में? ओके, आगे चलते हैं। अब हमें क्वेश्चन नंबर 9 बताना है। ये ऐसे क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं इसमें। तो एक्स जो है वो बराबर दिया हुआ है पी कोस क्यूब अल्फा के, और वाई बराबर दिया हुआ है क्यू साइन क्यूब अल्फा के बराबर दिया हुआ है वाई जो है। तो मुझे एक्स अपॉन पी निकालना है और वाई अपॉन क्यू निकालना है। तो पहले तो यहाँ पे एक्स अपॉन पी निकाल लो। ये देखो, अगर यहाँ पे p क्या है, यहाँ पे p मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा तो p क्या हो जाएगा? डिवाइड में चल जाएगा x के। तो जो मुझे वहां पे निकालना है, एक्स अपॉन पी ही मुझे निकालना है। तो ये आ जाएगा कोस क्यूब अल्फा। इसी तरीके से हम q को उस साइड भेज देंगे तो ये y के नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा y अपॉन क्यू साइन क्यूब अल्फा आ जाएगा ये, ठीक है। तो साइन क्यूब अल्फा आ गया ये। अब मुझे वहां पे देखो एक्स अपॉन पी की पावर 2/3 निकालनी है। तो अगर मैं इसकी होल पावर 2/3 करूंगा, इसकी पावर करो 2/3, तो इसकी पावर करेंगे 2/3, इसकी भी करेंगे 2/3 पावर। तो 3 से 3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा, पावर कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। इसी तरीके से साइन की पावर भी कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी, 3 कट के। तो यहाँ पे फॉर्मूला, यहाँ पे क्या बच जाएगा? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में कोस स्क्वायर अल्फा बच जाएगा, ठीक है। और मुझे पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है, यानी 1 है, ठीक है। आगे समझ में? ओके। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें बोला हुआ है कि ए बी दे रहा हुआ है मुझे, मुझे बी सी निकालना है इस क्वेश्चन में। तो ये भी, ये ना देखो सर्कल के बाहर ट्रायंगल बना हुआ है, यानी ये क्या कहते हैं, सेमी ट्रायंगल बना हुआ है। सेमी ट्रायंगल नहीं, सरकम सरकम ट्रायंगल बना हुआ है, यानी सर्कल के बाहर क्या बना हुआ है? ट्रायंगल बना हुआ है। तो जब भी देखो यहाँ पे एक, देखो ये क्या दिखाई दे रहा है मुझे? ये टेंजेंट है। इसी तरीके से ये भी टेंजेंट है, और इसी तरीके से ये भी क्या है? टेंजेंट है, ठीक है। तो ये टेंजेंट कहाँ से बन रहे हैं? ये टेंजेंट बन रहे हैं एक्सटर्नल पॉइंट से। तो मैंने अभी बताया पिछले क्वेश्चन में, पिछले से पिछले क्वेश्चन में, कि जो एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट बनते हैं उनकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है? बराबर होती है। तो एक टेंजेंट ये है, एक टेंजेंट ये है, तो दोनों बराबर होंगे।
इसी तरीके से ये लेंथ और ये लेंथ ये भी क्या होगी, बराबर होगी। अभी और अच्छे से समझते हैं इसको। मैं क्या कह रहा हूँ देखो, इसका मतलब है कि ए एक्स जो है वो ए वाई के बराबर है। इसी तरीके से बी एक्स जो है वो बी जेड के बराबर है। और ऐसे ही सी जेड जो है वो सी वाई के बराबर है। ठीक है, क्योंकि दोनों ये आपस में क्या है, दोनों ये दोनों टेंजेंट है तो सेम पॉइंट से आ रहे हैं, तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अब क्वेश्चन में मुझे बोला हुआ है कि ए बी 12 है, ए वाई 8 है। तो देखो, अगर ए वाई 8 है यहाँ पे, तो ए एक्स भी कितना होगा, 8 होगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और सी वाई 6 दिया हुआ है इसने, तो अगर सी वाई 6 है तो सी जेड भी कितना होगा, 6 होगा। ठीक है। अब देखो, इसने ए एक्स तो मेरे पास 8 है, लेकिन उसने मुझे बताया हुआ है कि ए बी 12 है। तो अगर ए एक्स 8 है तो ए बी में से ए एक्स माइनस करेंगे तो 12 माइनस 8 4, तो ये मेरा 4 आ जाएगा। और अगर ये 4 है तो बी जेड भी कितना आएगा, 4 आएगा। और मुझे बी सी ही निकालना है, तो बी सी कितना हो जाएगा, 6 + 4 यानी 10 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा मेरा 10 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है। तो ऐसे निकालना है, टेंजेंट की प्रॉपर्टी लगा देनी, बेसिक प्रॉपर्टी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 आता है, तो फिर से ये हमें एपी दी हुई है, मुझे बोला है इसमें कॉमन डिफरेंस निकाल लो। ये ना सम दे रखा है एपी का nth टर्म का, सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एपी। तो फर्स्ट एंड नेट टर्म का ये सम दिया हुआ है मुझे। तो जब भी देखो, जब भी ऐसी एपी दी हुई है, मुझे एपी दी होती है मुझे, चाहे ए एन दिया हो चाहे एस एन दिया हो और वो एन की फॉर्म में दिया हुआ हो, तो उसमें हम एन की वैल्यू डाल लेते हैं, 1 2 3 ऐसे करके हम पहले एपी बना लेते हैं। तो यहाँ पे एपी क्या दी हुई है, एपी दी हुई है 2n² प्लस में 5n। एपी क्या दी हुई है, 2n² प्लस में 5n दी हुई है। तो एन की वैल्यू फर्स्ट एक डालेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, और 2 + 5 × 1 यानी 5। तो ये क्या आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा, यहाँ पे मेरी पहला जो मेरा A1 जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसी तरीके से हम n की वैल्यू 2 डालेंगे, 2 डालेंगे यहाँ पे अगर, तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 और 5 × 2 = 10, तो A2 कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है। और इसी तरीके से मैं यहाँ पे n की वैल्यू 3 डाल लूंगा, तो 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18, और 3 × 5 = 15। तो मेरा आ जाएगा ये 33। एक मिनट, एक एक मिनट। ठीक है, देखो इधर, तो ये मुझे सम दिया हुआ था। ठीक है। तो जब मैंने सम निकाला इसका, तो ये मेरा S1 आया है, जो सम, क्योंकि मुझे सम ही दिया हुआ था इनकी फॉर्म में ये। तो मेरा S1 कितना आया है, मेरा S1 आया है 7। तो पहली टर्म तो ए ही होती है, यानी ए मेरा क्या है, 7 है। इसी तरीके से जब मैं S2 देखूंगा तो मेरा S2 कितना आया है, मेरा जो S2 है वो कितना है, 18 है। ठीक है। तो मेरा यहाँ पे S2 कितना आ गया, S2 मेरा आ गया A2। तो मेरा S2 कितना आया है, मेरा S2 A2 आया है। तो जब मैं S2 में से S1 माइनस करूंगा, मैं S2 में से जब S1 माइनस करूंगा, तो 18 - 7 यानी कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो ये मेरा 11 क्या है, ये मेरा A2 है। तो मेरा A1 क्या था, मेरा A1 7 था, और A2 क्या है, मेरा A2 मेरा 11 है। तो जब मैं A2 - A1 करूंगा तो मेरा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, जो कि कितना होगा, 4 होगा। 11 - 7 कितना आएगा, 4 आएगा। तो इसका आंसर क्या है, मुझे मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना था। तो आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है कि न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लो अगर एरिया ऑफ सर्कल जो है वो इक्वल है पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल के। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr² होता है। तो यहाँ πr² लिखेंगे। ये बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे क्या करते हैं, सीधा पेरीमीटर ऑफ सर्कल का आधा कर देते हैं, जो कि कितना होता है, πr होता है। लेकिन ये ध्यान रखना है, πr और इसमें ये लेंथ भी ऐड होती है प्लस में 2r, ये होता है मेरा पेरीमीटर किसका, सेमी सर्कल का। तो यहाँ पे r मुझे बराबर दिया हुआ है, इसको सोल्व करेंगे। पाई की वैल्यू, मतलब पाई को पाई ही रहने देंगे, इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे r की वैल्यू निकल जाएगी पाई की टर्म में। ठीक है। तो r की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे पाई की टर्म में, तो πr² - πr, तो πr आ जाएगा ये, πr/2।
नहीं, इसका आंसर आएगा पाई आर स्क्वायर बराबर पाई आर है, तो माइनस करेंगे तो पाई आर कॉमन आ जाएगा और आर माइनस वन आ जाएगा। आप ही को सोल्व कर लेना, बस इसको अच्छे से सोल्व करना है, इसमें बिठा के आर की वैल्यू निकालनी है। देखो तीनों जगह आर दिया हुआ है, तो अगर मैं यहाँ से आर आर कॉमन निकालूंगा तो यहाँ बचेगा पाई आर, और वहाँ पे आर कॉमन निकालेंगे तो वहाँ बचेगा पाई प्लस टू। तो पाई प्लस टू बचेगा तो आर से आर कट जाएगा, तो पाई प्लस टू डिवाइड बाई पाई आंसर है इसका। ऑप्शन नंबर सी आंसर है इसका, पाई बाई पाई प्लस टू डिवाइड बाई पाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 है ये। क्वेश्चन नंबर 13 बोला है कि हमने दो डाइस रोल करे, तो पहले हमने दो, जब हमने दो डाइस रोल करे हैं, दो पास से उछाले हैं, तो उसमें हमें सैंपल स्पेस बनाने आने चाहिए। कितने सैंपल स्पेस बनेंगे जब दो डाइस, जब मैंने दो डाइस रोल करे हैं तो सैंपल स्पेस कितने बनेंगे? सैंपल स्पेस मेरे बनेंगे, चूंकि एक डाइस में 6 नंबर होते हैं तो 6 का स्क्वायर, 6 6 जा 36, तो मेरे यहाँ पे 36 क्या बन जाएंगे? सैंपल स्पेस बन जाएंगे। यानी टोटल नंबर कितने हैं? 36 है। अब इसने बोला कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि हमें ना उसके ऊपर क्या आ रहा है डाइस के ऊपर, वो नोट डाउन करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है मुझे कि ऊपर जो नंबर आ रहा है ना, उनका मुझे प्रोडक्ट निकालना है। पहले उसके सैंपल इससे बनाने आने चाहिए। पहले यहाँ लिख दो, यहाँ पे लिख दो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे यहाँ पे 2 1 ऐसे करके, यहाँ पे 3 1 करके, ऐसे करके 6 तक जाएंगे, 6 1 तक। ठीक है, ऐसे करके क्या बनेंगे? 36 सैंपल स्पेस बनेंगे। अब मुझे निकालना है कि जो नंबर आ रहे हैं उनके ऊपर, जैसे ये 4 1 है तो 4 1 जा 4। तो ऐसे जो हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो उसका प्रोडक्ट जो है वो क्या आना चाहिए? प्रोडक्ट जो है वो 6 से क्या कम आना चाहिए। तो ऐसे कितने नंबर है वो मुझे बताने हैं। प्रोडक्ट आना चाहिए 6 से कम। तो देखो ये 5 हो जाएंगे यहाँ पे, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तीन 6, तो यहाँ पे दो हो जाएंगे, 5 7 हो गए मेरे। तीन एकम तीन, तीन दूनी 6, तीन एकम तीन, तीन एकम तीन, तो यहाँ पे एक हो जाएगा 8। चार एकम चार, चार दूनी 8, चार एकम चार, एक हो जाएगा। पाँच एकम पाँच, पाँच दूनी नहीं, यहाँ भी एक हो जाएगा। और 6 एकम 6, तो 7 8 9 10, 10/36 का आंसर है। 2 5 जा 10, और 2 1 जा 1, 2 8 जा 16, तो इसका आंसर आ जाएगा 5/18, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर है इसका। ठीक है, आई समझ में? ओके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, 14 पे क्या बोला हुआ है कि मुझे आर एस और एस क्यू का रेशियो दिया हुआ है 1:2। आर एस और एस क्यू का मुझे रेशियो दिया हुआ है, आर एस और एस क्यू का मुझे रेशियो दिया हुआ है 1:2। यानी ये वाली साइड तो मुझे 1 दी हुई है, और ये वाली साइड क्या दी हुई है? 2 दी हुई है। ठीक है, तो अब मुझे टेन अल्फा और टेन बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो देखो टेन अल्फा, अल्फा ये है यहाँ पे, तो अगर मैं टेन अल्फा निकालूंगा, टेन टेन अल्फा क्या होता है? टेन अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो ये हो जाएगा पी आर अपॉन में आर एस। पी आर अपॉन में आर एस, और आर एस कितना है? 1 है, तो रेशियो है तो इसको 1x मान लेंगे, यानी x मान लेंगे। तो मेरा ये टेन अल्फा आ गया, और उसको डिवाइड में रखना है मुझे टेन बीटा के, तो टेन बीटा यहाँ पे है, तो इसमें भी क्या लगेगा? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर तो मेरा पी आर ही दोबारा से, तो पी आर ही रखेंगे, और नीचे नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा आर क्यू। तो आर क्यू क्या है? 2+1 यानी 3x आ जाएगा। पी आर से पी आर कट जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 3 इसका। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। ठीक है, आगे समझ में? ओके, ऑप्शन नंबर सी आंसर है इसका। बस सिंपल सोल्व करना था, टेन की टेन के एंग वो याद होने चाहिए, परपेंडिकुलर पर में बेस क्या होता है, को आनी चाहिए अच्छे से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला हुआ है मुझे? क्वेश्चन नंबर 15 में ये मुझे दो वर्ट अपोजिट वर्टेक्स दिए हुए हैं, ए और सी। मुझे पता है हम ऐसे बनाते हैं ABCD, ये ABCD, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो मुझे ए और सी दिए हुए हैं ये अपोजिट वर्टेक्स। अब मुझे बोला है कि डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करते हैं पी और ए बी पे, यानी जहाँ पे डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ये पॉइंट क्या है? इसको मैंने पी नाम दे दिया है, और ये क्या है? A, B है।
ठीक है। तो मुझे इनका रिलेशन निकालना है कि ए और बी में क्या रिलेशन है। अब देखो ये, जब भी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ना, तो हमने पढ़ रखा है प्रॉपर्टीज में कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। उसका मतलब होता है कि वो आधे आधे डायगोनल क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो अगर आधे आधे डायगोनल बराबर हो रहे हैं, यानी ये जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये एक्ट कर रहा है एज अ मिड पॉइंट। तो यहाँ पे बस हम क्या लगा देंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे। तो पी ए बी है, तो यानी मेरा ए क्या है, क्या आएगा, ए मेरा आएगा x1 + x2 डिवाइड बाई 2। x1 + x2 डिवाइड बाई 2, और x1 कितना है मेरा, x1 - 4 है, x1 - 4 है, और x2 कितना है, x2 मेरा +8 है, डिवाइड बाई 2। तो मेरा ए कितना आ गया, ए तो मेरा 4 आ गया। ठीक है, तो मेरा ए कितना आ गया, ए मेरा आ गया 4। अब मैं बी बी पॉइंट निकालूंगा, तो बी क्या आएगा, बी के पॉइंट निकालेंगे, y1 + y2 डिवाइड बाई 2। तो y1 क्या है यहाँ पे, y1 जो है वो है मेरा 5, और y2 है 2। तो 5 + 2 डिवाइड बाई 2, तो 3 तो यहाँ पे 3.5 आ रहा है ये, तो बी मेरा आ रहा है 3.5। अब इसमें मेरा ए तो मेरा 4 आ गया, और बी मेरा आ गया 3.5। अब देखना है हमें कौन सा ऑप्शन ठीक है। अब देखो, जो जो मेरा बी है ना, वो क्या है, 4 से 0.5 क्या है, कम है। सही निकाला है हमने, -4 और प्लस में 8, तो 4/2 सही है। 4/2, 2 आएगा ये, ए मेरा 2 आएगा। ठीक है, और 5 और 7 7/2, पहले देख लेते हैं ये थोड़ा, अच्छा क्लियर नहीं हो रहा है। 5 + 7, 5 + 2 7, 7/2 3.5 आ रहा है, तो 3.5 ही आ रहा है ये। और ये मेरा -4 + 8 यानी 4, 4/2 यानी 2 आ रहा है। ठीक है, तो मेरा जो बी है वो क्या है, ए से 1.5 ज़्यादा है, तो इसका ऑप्शन में बी आंसर होगा। क्योंकि मेरा बी जो है वो क्या है, ए से 1.5 ज़्यादा है, तो बी बराबर A + 1.5 में आंसर हो जाएगा। आई समझ में। बस यहाँ पे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लग जाएगी कि उसके जो जहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है पैरेललोग्राम का, वो कैसे लाइक कैसे वो एक्ट करता है, एज अ मिड पॉइंट वो एक्ट करता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। इसने बोला है कि पेरीमीटर जो है स्क्वायर का वो इक्वल है, इक्वल टू द सर्कल। यानी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 × साइड होता है। तो 4 × साइड जो है वो मेरा इक्वल है पेरीमीटर ऑफ सर्कल के। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सर्कमफ्रेंस होता है। सर्कमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का, 2πr होता है। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल स्क्वायर इज इक्वल टू द डेट ऑफ सर्कल। हाँ ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, उनके एरिया का वो निकालना है। एरिया क्या होते हैं दोनों के, इसका एरिया होगा साइड का स्क्वायर, और इसका होगा πr²। इनका मुझे रेशियो निकालना है। हम्म, तो यहाँ से हम जहाँ पे मुझे बराबर दिया हुआ था नीचे पहले गिवन में, यहाँ से एस की वैल्यू निकाल लेंगे, 2πr/4। ये एस की वैल्यू आ जाएगी, यानी एस की वैल्यू कितनी आ गई, πr/2। अब इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, πr/2। तो πr/2 यानी πr²/4, और यहाँ πr²। तो r² से तो r² कट जाएगा, लेकिन यहाँ पाई है, पाई मतलब हाँ, बस एक पाई बचा है। और वो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है। यहाँ पे बचा है π/4, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नीचे, π/4 बचा है ये। r² से r² कट गया, और पाई से पाई कट गया, ये 4 उस साइड चला जाएगा। तो यहाँ बचेगा 22/7, और यहाँ बचेगा 4, 4 से कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो इसका रेशियो आ जाएगा 11/14, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर है इसका। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर है, 11/14। ऐसे करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया है कि जो लेंथ है ना, एक पतंग उड़ा रहे हैं, काइट
काइट फ्लाई करते हैं जैसे बच्चे, तो पतंग पतंग फ्लाई कर रहे हैं, तो वो जो है ग्राउंड से 50 मीटर अबव फ्लाई कर रही है। ठीक है। तो इसमें मुझे क्या करना है, मुझे, और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन में दिया हुआ है, मुझे स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है। स्ट्रिंग क्या होती है, जो जितना लंबा, जितनी लंबी डोरी होती है पतंग की, उस डोरी की मुझे क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। मतलब ये फिगर कुछ ऐसा है, एक मिनट, क्वेश्चन पूरा दिखाई दे रहा है ना आपको? ये फिगर ऐसे है। ये हम ये हम यहाँ पे पतंग फ्लाई कर रहे हैं इस तरीके से। ठीक है। तो ये मेरा ए है, ये बी मान लिया, इसको सी मान लिया मैंने। तो इसने बोला था कि ग्राउंड से ऊपर 50 मीटर ऊपर फ्लाई करिए, तो यानी ये 50 मीटर है। और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, तो यानी मुझे ये 60 दिया हुआ है। मुझे स्ट्रिंग की लंबाई निकालनी है, यानी मुझे एक्स निकालना है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा वही परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी टेन 60 लग जाएगा। तो टेन 60 बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी बी सी अपॉन में ए बी। बी सी अपॉन में ए बी। और बी सी मेरे पास 50 दिया हुआ है। नहीं, हमें तो ए सी निकालना है। एक मिनट। फिर यहाँ पे हम टेन थीटा नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि हमें तो ए सी निकालना है। यहाँ पे मैंने 60 लिखा था ना, तो मुझे लगा कि ये ए बी है, लेकिन ये तो एंगल है। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या क्या दिया हुआ है, मुझे परपेंडिकुलर दिया हुआ है, और मुझे निकालना है हाइपोटेन्यूज। तो अब हमें ध्यान रखना है कि, ध्यान देना है कि परपेंडिकुलर वन में हाइपोटेन्यूज क्या होता है। ये मेरा साइन थीटा होता है, तो यानी यहाँ पे मुझे साइन 60 निकालना है। तो साइन 60 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बी सी है और ये मेरा ए सी है। तो बी सी मेरे को 50 दिया हुआ है, और ये एक्स दिया हुआ है, और साइन 60 कितना होता है बताओ, √3/2 होता है। तो यहाँ से मेरे एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 100/√3। और जब मैं उसको उसका रेशनल परिमेयकरण करूंगा, तो ये 100√3 आ जाएगा। क्योंकि क्योंकि हमें पता है कि डिवाइड में कभी भी रूट की संख्या नहीं छोड़ते हैं। ठीक है। तो 100/√3 आया ये। लेकिन जब मैं इसका परिमेयकरण करूंगा, रेशनलाइजेशन करूंगा, तो ये 100√3 की फॉर्म में, एक मिनट। हाँ, देखो ऐसे करके, जब 100/√3 आया है, तो इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये इस तरीके से होगा। √3 नीचे √3 है, तो 3 बन जाएगा। तो 3 जो है, नहीं, यहाँ पे रेशनलाइजेशन करके नहीं दिया हुआ है, क्योंकि 3 से 100 कटेगा ही नहीं। तो इसको हमें मार्क करना है, ए ऑप्शन ही मार्क करना है इसका। ठीक है। तो इसको हम 100/√3 √3 मीटर ही करके आंसर मार्क कर देंगे अपना, क्योंकि हमें परिमेयकरण करके नहीं दिया हुआ है। लेकिन बेस्ट तरीका वही होता है, अगर क्वेश्चन ये एमसीक्यू के अलावा आएगा तो आपको वैसे ही करना है। अब क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला हुआ है, कि ये एक स्क्वायर लोन है जिसकी साइड दे रखी है 8 मीटर, और वो सर्कुलर पार्ट के अंदर है। ठीक है, जैसे फिगर में दिखाया हुआ है। और इस सर्कुलर पार्ट की जो रेडियस है वो 20 मीटर है। ठीक है। और इसकी साइड दी हुई है 8 मीटर। तो मुझे वो उसने बोला है कि इसके जो ये स्क्वायर लोन है ना सर्कुलर पार्क के अंदर, तो वो स्क्वायर लोन के चारों तरफ क्या लगाएगा, पौधे लगाना चाहता है मिस्टर जोसेफ। तो मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो पौधे हैं वो आउटसाइड लगे हुए हैं, कैसे लगाएगा वो, उसी मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है। अब देखो इधर, वो पौधे लगाएगा तो इसी एरिया में लगाएगा। तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं एरिया ऑफ स्क्वायर निकालूंगा, एरिया ऑफ सर्कल निकालूंगा। और मैं एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ स्क्वायर क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो देखो, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr² होता है। और आर मुझे कितना दिया हुआ है, मुझे इसकी रेडियस कितनी दी हुई थी, मुझे रेडियस दी हुई है 20 मीटर। ठीक है। तो मुझे πr², तो πr², 20 का होल स्क्वायर। तो ये सर्कल का जो मेरा एरिया है वो आ गया मेरा 400 पाई। ठीक है। तो अब इसमें से माइनस करना है मुझे किसको, अब मुझे माइनस करना है स्क्वायर के एरिया को। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का होल स्क्वायर। तो साइड कितनी दी हुई है, 8 दी हुई है, तो 8 8 जा 64। ठीक है, 8 8 जा 64। तो 400 पाई माइनस में 64, ये वाला। ठीक है। ये मेरा क्या आ जाएगा, जहां वो पौधे लगाएगा उसका मेरा एरिया आ रहा है ये 400 पाई - 64। लेकिन मुझे इसमें प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो प्रोबेबिलिटी में क्या करते हैं, डिवाइड में, यानी नीचे क्या रखते हैं, टोटल। टोटल रखते हैं। तो टोटल क्या है यहाँ पे, टोटल तो सर्कल है।
तो यानी सर्कल का एरिया क्या आया था मेरा, 400 पाई आया था, उसको हम नीचे रख देंगे। तो इसका ऑप्शन क्या आंसर हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 400 पाई माइनस 64 और डिवाइड में 400 पाई। ठीक है, ऐसे करना है ये। आई समझ में, ये क्वेश्चन बच्चे कर नहीं पाएंगे एग्जाम में आएगा तो, बस कंफ्यूज नहीं होना है। पहले वो देखना है कि कहाँ पौधे लगाएगा। तो पौधे लगाएगा वो सर्कल के और स्क्वायर के बीच में, तो सर्कल के एरिया में से स्क्वायर का एरिया माइनस कर देना है। फिर उसको हमें ऊपर रखना है, क्योंकि मुझसे क्या पूछी हुई है, प्रोबेबिलिटी पूछी हुई है। और प्रोबेबिलिटी में नीचे क्या रखते हैं, टोटल एरिया रखते हैं। टोटल क्या है यहाँ पे, सर्कल है, तो सर्कल का एरिया नीचे रख देंगे। यानी डी ऑप्शन आंसर आ गया, 400 पाई माइनस 64 डिवाइड में 400 पाई। ठीक है, आई समझ में। आगे चलते हैं। अभी एसरेशन रीजन वाले क्वेश्चंस हैं। इसमें क्या बोला हुआ है कि एक टॉय जो है वो हमें इस फॉर्म में दिया हुआ है। सिलेंडर है और ऊपर क्या लगा हुआ है, उसके हेमिस्फीयर लगा हुआ है। और इनकी रेडियस क्या है, सेम है। तो रेडियस दी हुई है 3 सेंटीमीटर, और हाइट हाइट दी हुई है मुझे सिलेंडर की 7 सेंटीमीटर। तो मुझे बोला है कि इसका वॉल्यूम जो है वो 81 पाई सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो हमें इसका वॉल्यूम वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है इस फिगर के लिए, हम कैसे निकालेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल देंगे और प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकाल देंगे, ऐसे निकालते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ, सारे फॉर्मूले याद करने बताया था ना। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है मेरा, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर एच होता है। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, ये मेरा होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, बस ये सोल्व करना है मुझे इसमें। और जब इसको आप सोल्व कर लोगे, तो अगर इसका आंसर, इसमें रेडियस तो मुझे 3 दी हुई है और हाइट दी हुई है कितनी, 7 दी हुई है। इसको सोल्व करो बैठ के। तो जब इसको सोल्व कर लोगे, और पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे मुझसे ये पाई की टर्म में ही पूछ रहा है। आर कितना दिया हुआ है, मैं करके देखता हूँ यहाँ पे एक बार। देखो पाई तो कॉमन आ रहा है, आर भी कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे एच बचेगा, और यहाँ पे बचेगा 2/3 और आर, ये बचेगा। ठीक है, तो पाई तो हमें सोल्व नहीं करना है। आर कितना दिया हुआ है, आर 3 दिया हुआ है, तो 3 3 9, यहाँ बचेगा 9 पाई बाहर। और अंदर है एच, एच मेरा 7 दिया हुआ है, तो 7 प्लस में, और आर कितना दिया हुआ है, आर तो 3 दिया हुआ था, 6/3, यानी ये 2 आ जाएगा। तो 7 + 2 9, 9 9 81, हाँ ये बिल्कुल 81 पाई आ रहा है ये। यानी इसका एक्सेशन क्या है, एक्सेशन क्या है इसका, बिल्कुल ठीक है। इसका इस टॉय का जो वॉल्यूम है वो कितना आ रहा है, 81 पाई सेंटीमीटर क्यूब ही आ रहा है। ठीक है, तो इसकी एक्सेशन क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। अब इसकी हम इसका देखते हैं कि क्या इसका रीजन भी ठीक है। पढ़ते हैं रीजन में क्या दिया हुआ है। अब रीजन में दिया हुआ है मुझे कि वॉल्यूम जो है गिवन फिगर का, वो सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होगा। हाँ यही तो हमने किया था, हमने क्या किया है, इसका वॉल्यूम निकालने के लिए मैंने भी तो वही किया है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर को प्लस किया है, और वही इसने रीजन में बोला हुआ है। यानी इसका एसर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है। ठीक है, और रीजन क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसकी, एसर्शन की। यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा, ए वाला। बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion A। आई समझ में, ए आंसर है इसका। हाँ ये 20 देखना है मैंने इधर। 20 में क्या बोला है कि क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इसके रियल रूट्स हैं। तो देखो रियल रूट कैसे निकालते हैं हम, हमने इसमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में है ये। ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ रखा था कि उसमें एक डिस्क्रिमिनेंट नाम की चीज होती है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac। ठीक है, तो जब भी रियल रूट हमसे पूछ बोलता है वो कि रियल रूट है इनके, तो रियल रूट में क्या करना होता है, रियल रूट में देखना होता है कि डिस्क्रीमेंट की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए, छोटी नहीं होनी चाहिए और ना 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बी क्या है, यहाँ पे बी तो मेरा यहाँ पे 4 है। तो 4 4 जा 16, 4ac, ए मेरा 1 है और सी क्या है 5 है, तो 4 5 जा 20। लेकिन ये तो -4 आ रहा है, यानी डिस्क्रीमेंट क्या आ रहा है, 0 से छोटा आ रहा है, लेकिन 0 से बड़ा होना चाहिए वो। तो यानी इसका एसर्शन क्या है, फॉल्स है। आई समझ में, इसके रियल रूट नहीं है, इसके इमेजिनरी इमेजिनरी या काल्पनिक रूट्स हैं या कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं।
तो एसेशन क्या है इसका, बिल्कुल गलत है। अब से रीजन में बोला हुआ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है मुझे, इसके रियल रूट्स होते हैं, तब होते हैं रियल रूट जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू क्या होती है, जीरो या जीरो के बराबर होती है या जीरो से बड़ी होती है। तो इसका रीजन क्या है, ठीक है। लेकिन एसर्शन क्या है, गलत है, क्योंकि एसर्शन में जो डिस्क्रीमेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, लेस देन जीरो आ रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक होगा? इसमें हम खाली बोलेंगे कि ओनली रीजन आर ट्रू, एसर्शन आर फॉल्स। ठीक है। तो हाँ, ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर है, assertion इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ठीक है, आया समझ में? ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 देखिए आप इधर। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला हुआ है कि एलसीएम दिया, एलसीएम जो है ना 51 और 81 का, 51 और 85 का, वो इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है 6x-9 की फॉर्म में। तो पहले तो एलसीएम निकाल लो, 51 और 85 का एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो एलसीएम निकालना आता है एक साथ। तो 51 और 85 का एलसीएम कितना आएगा मुझे पता है, 17 थ्री जा होता है, ये 17 फाइव जा होता है, तो 17 कॉमन है और थ्री फाइव 15, तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा। 17 मल्टीप्लाई 15, तो 15 7 जा कितना होता है, 105 होता है, और 15 1 जा 15, 25, तो 255 क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, 255 क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब 255 जो एलसीएम आया है 255, यानी 255 को इस फॉर्म 6z-9 की फॉर्म में क्या किया हुआ है, एक्सप्रेस किया गया है। तो -9 है, इस साइड जाके +9 हो जाएगा। तो +9 करेंगे इसमें तो ये 264 आएगा। अब 6 वहाँ डिवाइड में, यहाँ पे आके डिवाइड, वहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ पे आके डिवाइड होगा, तो 6 4 24, 6 4 24। तो इसका आंसर कितना आ गया, जेड की वैल्यू आ गई 44। मुझे जेड की वैल्यू ही निकालनी थी। ठीक है, जेड की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 44 आ गई, और मुझे जेड की वैल्यू ही निकालनी थी, बस। 44 आंसर आ गया इसका। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला हुआ है कि पैरामीटर जो है सेक्टर ऑफ सर्कल का, जिसकी रेडियस 15 सेंटीमीटर, उसका 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पहले तो मुझे सेक्टर ऑफ सर्कल क्या होता है ये मुझे पता है, ये पैरामीटर होता है, ये होता है मेरा सेक्टर। ठीक है, तो मुझे पता है सेक्टर में ये भी रेडियस होती है, ये भी रेडियस होती है, मुझे पैरामीटर दिया हुआ है ये। ठीक है, तो 2r, अच्छा, तो इसमें पैरामीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है मेरा 2πr, मतलब θ/360, 2πr, ये फॉर्मूला होता है मेरा पैरामीटर ऑफ सेक्टर का, ध्यान ध्यान रखना है आपको भी। ठीक है, तो इसमें रेडियस दी हुई है 15 सेंटीमीटर और पैरामीटर मेरा 80 दिया हुआ है, तो इसकी जगह 80 रख देंगे। तो ये कट जाएगा 2 से 40 पे, तो 40 × 360, 360 इधर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा πr के, और आर मुझे दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, तो 22/7, और आर दिया हुआ है मुझे 15 सेंटीमीटर। 15 नीचे आएगा, इसको सोल्व करना है बस हमको। 15 2 जा 30, 15 4 जा 60, और 2 1 जा 2, 12, 12 4 जा, इसको सोल्व करोगे तुम तो तुम्हारा थीटा निकल जाएगा। जब एंगल आ जाएगा तो हम फिर सेक्टर का फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पे अभी पेरीमीटर ऑफ सर्कल। हाँ, ऐसे ही करना है, बस इसको सोल्व करना है हमको।
ठीक है। जो मैंने ये टर्म लिखी है ना, ये पेरीमीटर ऑफ सेक्टर बराबर 2 पाई आर थीटा बाई 360, पहले इसको सोल्व करोगे जब तुम, तो तुम्हारा, और पैरामीटर की जगह 80 रख देना, जब इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से थीटा निकल जाएगा मेरा, यानी मेरा एंगल निकल जाएगा। और जब मेरा एंगल निकल जाएगा, अब मुझसे बोला हुआ है कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालो, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है 3/थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। बस फिर इसको सोल्व करके हम यहाँ से एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे। आइए समझ में, ऐसे करना है। ओके, अब इसका बी पार्ट में क्या बोला हुआ है 23 का, ये फिगर दिया हुआ है एबीसीडी ट्रेपेजम दिया हुआ है, और ए बी पैरेलल डी सी की मुझे पता है। अब मुझे एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, यहाँ पे भी दो सेक्टर हैं ये, है ना, सेक्टर हैं ये दो, ये मुझे इनका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो इस सेक्टर का एरिया निकाल देंगे, इस सेक्टर का एरिया निकाल देंगे। एरिया को सेक्टर का फॉर्मूला क्या बताया मैंने अभी, बताओ। एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला बताया मैंने, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बताया मैंने, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वही मुझे यहाँ पे निकालना है, ये अलग सोल्व करना है, और ये मुझे अलग सोल्व करना है, फिर दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है, अब देखो ये ट्रेपेजियम में, तो ये 180 सम हो रहा है इनका, है ना। तुम देखो, इसका अलग फॉर्मूला निकाल लगाएंगे, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे अलग फॉर्मूला लगाएंगे, फिर वहाँ पे थीटा थीटा कॉमन आ जाएगा। अब जब इनका आमने सामने एंगल का सम 180 है, तो इनका सम भी तो कितना होगा, 180 होगा। अब जो थीटा कॉमन निकाल लेंगे, उसकी जगह 180 रख देंगे, फिर सोल्व कर लेंगे इसको। इस तरीके से करना है ये। तो थीटा बाय 360 प्लस में थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, और थीटा कॉमन लिख लेंगे, और थीटा कितना है, 180 है। ऐसे करना है। और आर दोनों का अलग है, यहाँ पे R3 दिया हुआ है, और यहाँ पे आर कितना दिया हुआ है, रेडियस 6 दिया हुआ है। ऐसे करना है क्वेश्चन में। ठीक है, हो जाएगा आराम से। जैसे अभी हम करना चाहें इसको आगे, अभी 1 मिनट। थीटा बाय 360, पाई तो कॉमन है, R² + R² है, तो इसका R² और इसका R² ये कॉमन आ जाएगा। तो R² कितना दिया हुआ है मुझे, ये इसकी रेडियस दी हुई है मुझे 6 सेंटीमीटर, तो 6 6 जा 36, और 3 3 जा 9, तो ये तो 45 आ रहा है। ये 45 आ रहा है, थीटा की जगह कितना रख देंगे, 180 रख देंगे यहाँ पे। 180 डिवाइड बाई 360, और पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7। बस ये सोल्व करना है, ये 2 आ गया, 2 से 11 पे कट गया ये। और ठीक है, तो 5 9 4, इसको मुझे 7 से डिवाइड करना है, ये मेरा एरिया आ जाएगा शेडेड रीजन का। 7 7 जा 49, 70.7 इसका आंसर आएगा, 70.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका मेरा एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन का। ठीक है, ऐसे करना है। तो आज हमने ये 23 क्वेश्चंस करे हैं, 21 रह गया अभी, वो आप घर से ट्राई करना, वरना हम नेक्स्ट क्लास में ट्राई करेंगे इसको 22 1 को। ठीक है, तो 21 क्वेश्चन से हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। आज हमारे 22 क्वेश्चंस हो चुके हैं। ठीक है, बस 21 रहता है, 23 क्वेश्चन तक हमारे हो चुके हैं, यानी टोटल हमने 22 क्वेश्चंस करे हैं आज। जो जो क्वेश्चंस करवाए हैं वो आप घर से रिवाइज करेंगे, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। जितनी बार देखना चाहो देख सकते हैं। ठीक है, और बहुत अच्छे से समझाया है, अच्छे से समझ भी आया होगा, ऐसी मुझे आशा है। ठीक है, बाय बाय। चलो क्लास को एग्जिट करते हैं।